से बातचीत के लिए सब लोग कन्नन गोपीनाथन जी को पूर्व आईएएस कह रहे थे। टेक्निकली वो पूर्व आईएएस नहीं है, वो अभी भी आईएएस ही है, क्योंकि सरकार ने उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है। बड़ा कमाल देश है। एक तरफ लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, लोगों को वैकेंसी नहीं देती है, और जो लोग नौकरी छोड़ करके सरकार से ऊब करके तंग आ करके इनकी नीतियों का विरोध करते हुए नौकरी इनकी मुंह पर मार देते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। या तो अपॉइंटमेंट भेज दो या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दो। तो टेक्निकली वो आईएएस है, पूर्व आईएएस नहीं है। और हाँ, मैं पूर्व विद्यार्थी हूँ जेईयू का, मैं अब जेईयू का विद्यार्थी नहीं हूँ। मुझे जेईयू से निकले हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब भी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग जेईयू के नाम से ही बुलाते हैं। इस संबंध में एक बात मैं आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूँ। ये वर्ष साहिब लुधियानवी साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है। साहिब लुधियानवी साहब के गाने बुजुर्ग से लेकर के आज के नौजवान तक गुनगुनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्यासा फिल्म देखा होगा। उसमें एक गाना है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस गाने को आज भी अगर गाएंगे तो बहुत सारे बुजुर्ग जो है आपकी बर्तनी ठीक करने लगेंगे, बोलेंगे ठीक से नहीं गा रहे हो, इसमें जौ का उच्चारण ठीक से नहीं लिया गया है। साहिब साहब की और कई मशहूर नज़्में हैं, बहुत सारी गीत उन्होंने लिखे हैं। एक गाना और बहुत मशहूर है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये साहिब साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है। और साहिब साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि साहिब लुधियानवी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो एआईएसएफ से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो साथी हैं, मैं उनको यह बात बताना चाहता हूँ कि आपके कंधे पे ये जो झंडा है, ये कोई मामूली झंडा नहीं है। आपने अपने हाथ में जो विरासत लिया है, वो विरासत कोई मामूली विरासत नहीं है। मुझे जब पूर्व जेईयू स्टूडेंट कहा जाता है और जब मैं साहिब साहब का जिक्र कर रहा हूँ, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहिब लुधियानवी साहब जिस कॉलेज में पढ़ते थे, जिस कॉलेज से उनको निकाल दिया गया था, आज उनकी सबसे बड़ी मूर्ति उसी कॉलेज में लगी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में। इंसान की पहचान किसी चीज से जुड़ जाती है, चाहे वो संस्थान का हिस्सा न रहे, लेकिन यह उसकी पहचान बनी रहती है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे आज भी जेईयू का पूर्व विद्यार्थी कहा जाता है। इस बात पर मैं गर्व करता हूं, और इस बात पर मैं इसलिए गर्व करता हूं कि मुझे कई बार महसूस होता है देशद्रोही के आरोप झेलने वाले हम लोग इस देश के प्रथम समूह सीनियर हुए थे नहीं। आजकल तो किसी को भी कहा जाता है। दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उनको देशद्रोही कहा जाता है। 2 दिन का बैंक का हड़ताल करने वाले बैंक कर्मियों को देशद्रोही कहा जाता है। कल को नौजवान अगर एसएससी में धांधली क्यों हुई है, एसएससी की बहाली क्यों नहीं हो रही है, परीक्षा का परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है, उसको लेकर के सड़क पर उतरेंगे तो उनको देशद्रोही कहा जाएगा। तो हम लोगों को तो सबसे पहले कहा गया है ना, सीनियर स्टूडेंट है ना हम लोग इस मामले में। हम तब भी यही बात नहीं करते, और इसीलिए हमने साहिब साहब का जिक्र किया कि जिस गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से उनको निलंबित किया गया था, आज वहां उनकी सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है। हम तब भी यह बात कह रहे थे कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से इस बात के लिए नहीं है कि आप हमको क्या दे रहे हैं, हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि आप देश को क्या दे रहे हैं और आप देश को कहां लेकर के जा रहे हैं।
बहुत ठीक कहा कन्नन साहब ने, प्रजा है कि नागरिक है, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर नागरिक है तो सरकार को हमको कुछ नहीं देगी। सरकार कौन होती है? 8,500 करोड़ का विमान खरीदा गया है प्रधानमंत्री के लिए, उनका बाप का पैसा है। किसका पैसा है? किसका पैसा है बताइए? देश की जनता का पैसा है ना। जबरदस्ती 56 इंच का छाती चढ़ा करके घूम रहे हो जी। अब बेवकूफ समझते हो हम लोगों को। बिहार के लोग अलुआ जरूर खाते हैं, आलू जरूर खाते हैं, बुड़बक नहीं है। बुड़बक समझने का गलती मत कीजिएगा। ये वो धरती है जहां पे शंकराचार्य को भी मंडन मिश्र ने परास्त किया था। ये वो बिहार की धरती है। ये वो धरती है जहां दशरथ मांझी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिए थे। ये वो धरती है। ये याद रखिएगा कि ये हमारी परिस्थिति है कि रोजी रोजगार के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए हमको दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत का आवाम हैं। अगर हम आपका गंदगी उठा करके आपका घर चमका सकते हैं, आपके दफ्तर को सुंदर बना सकते हैं, आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी उतार सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि चिड़िया जब आकाश में उड़ती है ना, तो उसको लगता है कि हम ऊपर से दुनिया देख रहे हैं। लेकिन चिड़िया ये महसूस नहीं करती है कि नीचे खड़े लोग भी चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे होते हैं। क्या कहते थे ये? इस देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। ठीक है, मान लेते हैं इस देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। बेबी साहब को बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनाया गया है? कि परिवारवाद है कि नहीं है? और यही बात मैं घूम घूम करके पूछता था। जब मैं पिछली बार सिवान आया था स्टेडियम में भाषण देने के लिए, तो रास्ते में कुछ लोग हम पर पत्थर फेंका था। पत्थर बोले फूल। वो पत्थर हमारे लिए फूल है और तुम बेवकूफ वाला फूल हो। कैसे? कि तुम फेंक रहे हो पत्थर। तुम्हारे हाथ में जिम्मेवारी दे दिया है कि सरकार से जो लोग सवाल पूछे उसको देशद्रोही बता सके, उसके ऊपर पत्थर मारो। पत्थर अगर नहीं पहुंच रहा है तो फेसबुक पर जाकर के गाली दो, ट्विटर पर जाकर के गाली दो, यूट्यूब पर जाकर के गाली दो। तो हमको गाली देने से 2 करोड़ नौकरी मिलेगा? अगर ऐसा है तो मैं रोज भोरे भोर फेसबुक लाइव पे आ जाऊंगा और देश के सभी नौजवानों को कहूंगा कि भरपूर आप हमारे साथ पुष्ट को गाली दीजिए अगर आपको नौकरी मिल जाए। मिल जाएगा क्या? दूसरे से नफरत करके हमारे जीवन में प्रेम का प्रवाह नहीं होने वाला। दूसरे को गाली दे देने से हम सम्मानित नहीं हो जाएंगे और हमारे ऊपर पत्थर फेंकने के लिए अनपेड लेबर है। पैसा भी नहीं मिला होगा उसको। नेताजी कहे होंगे 5500 रुपया देंगे, तेल भरवा लेना। अब तो 500 रुपया में आधा टंकी तेल भी नहीं होगा। क्या 500 रुपया में आधा टंकी तेल होगा? 500 रुपया में कहेंगे तेल भरवा लेंगे, अब पत्थर ले लो, पत्थर फेंक देना, उसके बाद तुम देशभक्त हो जाओगे। बाबू रे, ये देशभक्ति नहीं है, ये बेवकूफी है। अगर तुम सच में देशभक्त हो तो तुमको ये सवाल इस सरकार से पूछना चाहिए कि ये कैसा राष्ट्रवाद है कि देश की राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे बेची जा रही है। बताइए, लिखा जाता था ना, पटना जंक्शन पे लिखा हुआ होगा, सिवान स्टेशन पर भी लिखा हुआ होगा कि रेल राष्ट्र की संपत्ति है। तो जो सरकार रेलवे को बेच रहा है वो देशद्रोही है कि हम सवाल पूछने वाले देशद्रोही है? इसका आप हमको विचार करके बताइए।
कैसा राष्ट्रवाद है भाई? राष्ट्रीय संपत्ति को निपटाए जा रहे हैं और जो सवाल पूछता है हम कभी कहते थे देखिए हम आपका नमक खाए, आपके टैक्स के पैसा से हम पढ़ते हैं और जो ज्ञान हमको मिला है उसके आधार पर हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये साहब वादा किए थे आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, वादा किए थे हमारे खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने का, वादा किए थे अच्छा दिन लेकर के आने का, अब बना दी है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी, हमको दे दिए हैं पत्थर कि तुम पत्थर चलाओ, अब बेटा को दे दिए हैं बीसीसीआई, उसको दे दिए हैं आईपीएल कि तुम आईपीएल खेलवाओ। 21 साल में 2 आईपीएल हो रहा है। बीपीएससी का बहाली टाइम पर नहीं निकल रहा है। 6-7 बार का बीपीएससी का बहाली एक के बार में निकलता है, लेकिन आईपीएल लेट नहीं होने। अब ये देखे थे ना आईपीएल बिना दर्शक का हुआ होता था, स्टेडियम में दर्शक नहीं था, पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग में आवाज सेट कर दिया था जनता का चिल्लाने का। अब फिर हो रहा है, आईपीएल टाइम पर होगा, एसएससी का एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, बीपीएससी का एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, रेलवे का बहाली टाइम पर नहीं होगा। और रेल तो अद्भुत है। कल परसों एक वीडियो देख रहे थे, उल्टा ही ट्रेन चल रहा था। बताइए, जिनसे रेल नहीं संभल रहा है वो देश का खाक संभालेंगे, तो देश क्या संभालेंगे? लेकिन उनका जो प्रचार है वो प्रचार बड़ा लाजवाब है। और प्रचार की ताकत तो होती है, प्रचार की ताकत तो ऐसी होती है कि बार बार अगर कोई बात आपको कही जाएगी तो आप मान लीजिएगा, हम कहेंगे तो नहीं मानिएगा, हेमा मालिनी कहेंगी तो मानिएगा, क्या सिखाएंगे? नहीं मानिएगा। हेमा मालिनी कहती है कि केस देता है शुद्ध पानी, तो घर में केस लगा देते हैं। हेमा मालिनी कह रही है ना, कोई कन्हैया कुमार कह रहा है कि नहीं लगाएंगे, हेमा मालिनी बोली है ड्रीम गर्ल, तो लगा लेंगे केस का पानी, शुद्ध देगा। शुद्ध है कि नहीं है मालूम नहीं। कोई आकर के कह दिया ठंडा मतलब कोका कोला पिए जा रहे हैं, अब माँ कह रही है कि बेटा छाछ पी लो, लस्सी पी लो, लस्सी पिएंगे जी, इसमें क्या है? कोका कोला पिएंगे तो क्या है? कोहली बोला है कि कोका कोला पी लीजिए, कोहली बोल रहा है ना, तो पी लेंगे। प्रचार में ताकत तो होती है, नहीं होती है? आप में से कितना लोग फेयर लवली लगाए हैं? लगाए हैं ना, मुंह गोरा हुआ। प्रचार में ताकत होती है। तो इस देश में हमने एक ऐसा सरकार चुना, वो घड़ी डिटर्जेंट की तरह नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा नहीं। प्रचार में हमने एक सरकार चुन लिया है। प्रचार से कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि उस प्रचार की हकीकत क्या है। क्या सच में फेयर लवली लगाने से मुंह कोड़ा होता है? सच में ठंडा मतलब कोका कोला होता है? सच में केस शुद्ध पानी देता है? इस बात की पड़ताल किए बिना, इस बात की तफ्सीस किए बिना हम उस बात को मान लिए। जैसे कि अगर बीजेपी की सरकार है तो हिंदू हित जो है उसको साधा जाएगा। बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात है, हिंदुओं का हित अगर साधा जाए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक बात हमको बताइए, रेलवे बिक जाएगा, रेलवे की नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, इसमें हिंदुओं का हित है कि अहित है? सोचिएगा जरा। अगर एसएससी एग्जाम नहीं लेती है, एसएससी परीक्षा नहीं लेती है, परीक्षा लेकर के परिणाम नहीं देती है, परिणाम दे देने के बाद नौकरी नहीं देती है, और नौकरी का रिजल्ट आ जाने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करवाती है, इसमें हिंदुओं का हित है कि अहित है? देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अगर बेच
दिया जाता है, औने पौने दामों में बेच दिया जाता है, इसमें हित है कि अहित है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? कि कभी कभी हमारे घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चा अगर किसी बात के लिए जिद कर रहा हो तो उस बच्चे को बहलाने के लिए अलग अलग तरीके के नुस्खे अपनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा को भूख लग गया है, वो अपनी माँ को कह रहा है कि मम्मी बिस्कुट दे दो, ठीक है, तो मम्मी उसको उठा करके अलमारी पे बिठा दे। तो बच्चा बिस्कुट मांगेगा, कहेगा कि मम्मी नीचे उतार दो, कहेगा बच्चा नीचे उतार दो, बिस्कुट मांगना बंद कर देगा। इस देश की जनता अपने सवालों पर पहुंचे, अपने सवालों पर हम विचार कर सकें, उससे पहले एक नया सगुफा छोड़ दिया जाता है। आज हमसे सिवान के एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी की गाड़ी बढ़ा दिए हैं, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले इसका क्या मतलब है? मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें, कि मोदी जी माथा मुड़वा लें, कि आधा माथा मुड़वा लें, उसमें हड्डी चूना लगवा लें, हैं, कि भौवा मुड़वा लें किसी दिन वो, इससे देश को क्या लेना देना है? ऐसा है क्या कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ेगी उसी हिसाब से इस देश में रोजगार के अवसर बढ़ने शुरू हो जाएंगे? ऐसा है क्या कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ेगी वैसे ही आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी? इसका क्या मतलब है? मोदी जी मोर को खाना खिलाते हैं, मोदी जी सुग्गा को अपने हाथ पे टहलाते हैं, इससे हमको क्या लेना है? ये देश का मुद्दा है क्या? फिर हमको लगता है कि धीरे धीरे हमको इसकी आदत लगाई जाती है। जो बात पहले अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था कि किस हीरोइन का किस हीरो के साथ चक्कर चल रहा है, ये अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था। वो आखिरी पन्ने का खबर देश के अखबार के पहले पन्ने पे पहुंच गया, और जो खबर को अखबार के पहले पन्ने पे होना चाहिए था वो खबर को अखबार से गायब कर दिया गया है। आपको खबर है क्या कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? इस देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है? आपके शहर के साथ क्या हो रहा है? मैं जब आ रहा तो हम लोग कन्नन साहब आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां भी जा रहे थे ना तो एक बड़ा सा सीमेंट का टुकड़ा रोड के बीच में रखा हुआ है। तो हमको पूछे कि इसका क्या मतलब है? हम बोले हमको भी नहीं पता इसका क्या मतलब है। एक लड़का जो गाड़ी में था वो बोला कि सर ये तो कुछ नहीं है, लोग तो सड़क पे गेहूं सुखाते हैं, तो कन्नन को लेकर गेहूं सुखाता है तो लोग कोई काम है, लेकिन सीमेंट का टुकड़ा आपके रोड पे पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि नहीं है? सिवान के कई सड़कों पे आप घूम करके देखिए तो सीमेंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मेन हॉल खुला हुआ है, गटर में पास नहीं कर रहा है, बिजली 24 घंटे नहीं आती है, इंटरनेट आधा घंटा स्पीड से चलता है बुलेट ट्रेन से, आधा घंटा के बाद ईएमयू बन जाता है। ये आपके साथ रोज हो रहा है। इस सवाल से आपको कोई लेना देना नहीं। आपके जीवन की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उस बात से आपको दूर कर दिया गया है। और आप इसमें चर्चा कर रहे हैं दीदी बंगाल जीतेगी। अरे दीदी बंगाल जीतेगी कि हार जाएगी, आपको नौकरी मिलेगी? आपका सेशन जो 3 साल का सेशन 5 साल में होता है, तो 3 साल में सेशन हो जाएगा। आपके यहाँ जो लाइसेंस बनवाने में घूस लिया जा रहा है वो घूस मिलना बंद हो जाएगा। आपके यहाँ के लोग जो घर परिवार छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के काम करते हैं, ये माइग्रेशन रुक जाएगा। आपके यहाँ के किसानों को जो फसल का दाम नहीं मिलता है उसको फसल का दाम मिलने लगेगा। सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, पेंशन चालू हो जाएगा। ये सवाल आपके जीवन के वास्तविक सवाल है। आपकी जीवन की जो अपनी वास्तविकता है उससे आपको दूर कर दिया गया है, और दूर की कोई घटना जिसका आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है उसमें आपको उलझा दिया गया है। एक बात बताइए हमको,
जरूरी मुद्दे हैं, ये जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, ये जो मंदिर मस्जिद का रगड़ा है, ये जो जात पात की लड़ाई है, ये क्यों है? ये इसलिए है। एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। बचपन में पढ़े थे हम लोग स्कूल में कि एक सेठ बीमार था और उस सेठ के 4 बच्चे थे। चारों बच्चे आपस में लड़ते रहते। सेठ को इस बात की चिंता थी कि मेरे मरने के बाद ये चारों भाई आपस में लड़ेंगे और सारा संपत्ति जो हमने मेहनत से कमाया है उसको ये बर्बाद कर देंगे। वो सेठ बेड पे पड़ा हुआ था और एक दिन अपने चारों बच्चों को बुलाया और चारों को 4 लकड़ियों का एक गट्ठर दिया, बारी बारी से कहा तोड़ करके दिखाओ। कोई भाई उसको तोड़ नहीं पाया। फिर उस लकड़ी को एक एक करके दिया, सबने उसको तोड़ दिया। मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, इस देश के जो आम लोग हैं, बोलिए समाज में ज्यादा गरीब लोग हैं कि अमीर लोग हैं? बॉर्डर पर गरीब का बच्चा मरता है कि मंत्री जी का बच्चा मरता है? किसान खेत में जो आप खर्चा कर रहे हो गरीब है कि अमीर है? सरकार को वोट देने वाला लोग गरीब है कि अमीर है? तो ऐसा कैसे हो रहा है? हम ही वोट दे रहे हैं, हम ही सरकार चुन रहे हैं और हमारे साथ भी सारी समस्या हो रही है। कभी तो आपके मन में विचार आना चाहिए ना कि भाई हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी अगर मिल भी जाए तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा। और इस एमएलए को आप वोट देते हैं ना, अगर एक बार एमएलए बन गया है तो उनको जीवन भर पेंशन मिलेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे पाएंगे कि मैंने विधायक को पेंशन मिलेगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, बैंक में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, रेलवे में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन मंत्री जी को पेंशन मिलेगा? कि बेईमानी है कि नहीं है ना? अरे बोलिए, डरते का है? वेतन थोड़ी कम कर देगा सरकार। बेईमानी है ना वो? तो बेईमान को बेईमान कहना गलत बात है। बेईमान को बेईमान कहना पड़ेगा ना। अब बेईमान को बेईमान कहते हैं तो कहते हैं कि आप देश की आलोचना करते हैं। चुपचाप तुम देश कब से हो गया जी? देश हम हैं। देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनसे देश बनता है और उनके हक और अधिकार की बात करना ही देश की बात होती है। मन की बात, अपने मन की बात, हमारे काम की बात कब होगी? इस देश के आम आवाम की बात कब होगी? इस देश में जो शिक्षा की हालात पैदा की गई है उस पर सवाल कब खड़ा किया जाएगा? वो ये सवाल क्यों नहीं पूछता है कि जब राष्ट्रपति जी का वोट एक और जूता सिलने वाला का वोट एक, फॉर्च्यूनर पे चलने वाला का वोट एक, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का वोट एक और एवन साइकिल पर घूमने वाला का वोट एक, जब इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है तो ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान सबको शिक्षा एक समान? ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो देश के नागरिकों को मजबूत बनाना पड़ेगा? और देश के नागरिक कैसे मजबूत होते हैं? देश के नागरिक जिम जाने से खाली मजबूत होंगे? 21वीं सदी में हम लोग रहते हैं। 21वीं सदी को कहते हैं कि ये तकनीकी युग है, ये सूचना क्रांति का युग है। इस सूचना क्रांति के युग में शरीर से सिर्फ ताकत नहीं होता है, 56 इंच आपका है कि नहीं है हम इंची टेप लेकर के नापने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन आपका ऊपर का महल खाली है, ये बात हम जरूर समझेंगे। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि देश की मजबूती देश के लोगों से होगी और देश के लोग कैसे मजबूत होंगे? जब उनको पढ़ने की व्यवस्था दी जाएगी, जब उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज पावर। एक बड़े विद्वान ने लिखा कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति होती है। भगत सिंह ने लिखा है कि बम और पिस्तौल इंकलाब नहीं लाते हैं, विचार की स्नान की जरूरत होती है। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल वेपन which you can transfer the society। किसी भी
चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए लोगों को मूर्ख बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और आज जो गुलामी की जंजीर है वो दिखती नहीं है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि हाथी के बच्चा को पकड़ लेते हैं और उसके पैर में एक जंजीर डाल देते हैं। हाथी का बच्चा बार बार उस जंजीर को तोड़ने की करता है, लेकिन उस जंजीर को वो तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, वो जंजीर को तोड़ नहीं सकता। लेकिन हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, हाथी हो जाता है, जंजीर छोटा हो जाता है, लेकिन उस जंजीर में जकड़े रहते हैं, क्योंकि बचपन में उसके दिमाग की आवाज बैठ गई है, वो जंजीर नहीं छोड़ सकता है। हम हाथी का बच्चा है, छोड़ सकता है। हम मनुष्य का बच्चा, मनुष्य का बच्चा है, हम छोड़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सवाल खड़ा कर सकते हैं और अपने सवालों पर लोगों को संगठित कर सकते हैं और लोगों को संगठित करके हमारे हक और अधिकार को छीनने वाली सत्ता है, जो शक्ति है, उसको हरा सकते हैं और भगत सिंह के सपनों का भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा मनुष्य होने का है। इसीलिए मैं आप तमाम विद्यार्थियों को जो इस प्रतिनिधित्व में आगे चल करके हिस्सा लेंगे, उनसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ। ये गंभीर दौर से हमारा देश गुजर रहा है। इस गंभीर दौर में हमको इस बात को समझना होगा कि आज के देश में हमको इस देश में नागरिकों के अधिकार को बचाने की जरूरत है। नागरिक होने के उस एहसास को बचाने की जरूरत है। और यह जो भारत भूमि है, जहाँ पर एक से एक विभूतियों ने जन्म लिया है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को याद करते हुए इस वर्तमान में संघर्ष करके न्याय और बराबरी के लिए लड़ करके हमको बेहतर भविष्य का निर्माण करना होगा। बोलिए साथियों, आपने जो सियासत का झंडा उठाया है, आप बेहतर भारत के निर्माण के लिए संघर्षरत हैं कि नहीं है? आप इसको लेकर के आगे चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं? जब चलना चाहते हैं तो एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये लड़ाई गंभीर है। इस लड़ाई में आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जब आप ताकतवर लोगों के सामने सवाल खड़ा करेंगे तो आपको विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात आप लोगों ने भी सुनी होगी, वह पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमको न्याय के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमको बराबरी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपने दिमाग का, अपनी तर्क शक्ति का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे मित्र जो भाजपा के समर्थक हुआ करते थे, वो आजकल आकर के हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात पहले हमको ठीक नहीं लगती थी, अब ठीक लगती है। तो हम बोले कि हमारी बात तुमको पहले ठीक क्यों नहीं लगती थी? तो बोला कि तुम जब बोलते थे ना तो मेरी भावना आहत हो जाती थी। हम बोले हम समझते हैं दोस्त, दिल है तुम्हारा, पर तुमने दे दिया है एक झूठे को, तो झूठा वादा करके तुम्हारे दिल को चुरा लिया है, तुमने दिल उसको दे दिया है। कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्यार का हम सम्मान करते हैं। जो कहावत है ना, दिल आया सभी को तो बड़ी का क्या करें, दिल कोई बात नहीं है, दिल का हम सम्मान करते हैं। माँ बाप भी जब कहते हैं ना, पढ़ लो, समय बर्बाद मत करो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत रहो, तो हम लोग भी कहाँ मानते हैं? दिल का मामला है। लेकिन आपके पास सिर्फ एक दिल ही नहीं होता है, एक दिमाग भी होता है। दिल आप दे दिए हैं, कोई बात नहीं है, दिमाग से हर बार आप इस बात को सोचिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है, समाज किस ओर जा रहा है और इसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आप इस बात को सोचिएगा कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर को आपके पूर्वजों ने बनाया है, जिस बगीचे का आप आम खाते हैं उसके पेड़ को आपके पूर्वजों ने लगाया है, उनके बनाए घर में आप रहते हैं, उनके लगाए पेड़ का आप फल खाते हैं। उसको खाते हुए सोचिएगा कि वो अगर ये नहीं करते तो हमको नहीं मिलता।
देश में, आजाद देश में की वकालत करनी होगी, इस आजादी को हमको बचाना होगा। तो इस आजादी को बचाते हुए हमको इस बात का ख्याल रखना होगा कि भाई बेहतर देश का निर्माण, बेहतर और बेहतर नागरिक होने का मतलब ये है कि हम अपने हक और अधिकार को समझें और अपने हक और अधिकार को समझ करके तमाम लोगों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें। उससे आप मजबूत होंगे, आपका समाज मजबूत होगा, आपका राज्य मजबूत होगा और मजबूत समाज, मजबूत राज्य से मजबूत देश का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।